नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सांवरलाल जाट को लेकर गुरुवार को भी हुआ हंगामा, प्रतिपक्ष ने सदन में की नारेबाजी। आरपीएससी की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर हुआ प्रदर्शन, एबीवीपी के छात्रों ने पुतला फूंक जताया विरोध। और लंबे इंतजार के बाद बरसे मेघराज, सड़कें हुई तरबतर तो गर्मी से भी मिली निजात। और अब खबरें विस्तार से। जल संसाधन मंत्री सांवरलाल जाट के खिलाफ प्रतिपक्ष का हंगामा आज भी जारी है। प्रतिपक्ष ने आज जाट के खिलाफ अपने अभियान में तेजी लाते हुए वेल में आकार प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी उनका विरोध और हंगामा इतना हो गया कि सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधायक निर्मल कुमावत का जल संसाधन विभाग से जुड़ा प्रश्न आज सूचीबद्ध था। इसका जवाब देने के लिए जैसे ही मंत्री सांवरलाल जाट खड़े हुए, प्रतिपक्ष के विधायकों ने उनका विरोध कर दिया और उनकी एक नहीं सुनी। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने स्थितियां नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए कहा कि सांवरलाल जाट मंत्री हैं और आपको उनका जवाब सुनना पड़ेगा। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी के नेतृत्व में विपक्षी विधायक वेल में चले आए और नारेबाजी करने लगे। प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि सांवरलाल जाट मंत्री की हैसियत से इस सदन में किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। इसके प्रतिवाद में सत्ता पक्ष के विधायक भी खड़े हो गए और बोलने लगे। एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगे। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने प्रश्नकाल की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। दोबारा भी यही स्थिति रही तो आसन के तरफ से अगला प्रश्न पुकार लिया गया। इसी दौरान किसी मुद्दे पर जनजाति मंत्री नंदलाल मीणा और राजपा विधायक किरोड़ी लाल मीणा भी आपस में उलझ गए। गौरतलब है कि कांग्रेस के विधायक बजट सत्र में पहले ही दिन से सांवरलाल जाट के सदन में होने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जाट ने चूंकि सांसद की शपथ ले ली है, अतः वे अब इस सदन में नहीं बैठ सकते और 12 से कम मंत्री होने के कारण सरकार अस्तित्व में नहीं है। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने रूलिंग भी दे दी थी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। राज्य विधानसभा में गुरुवार को कृषि, पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रभुलाल सैनी सवालों के घेर में उलझते नजर आए। कांग्रेस विधायक राजेंद्र यादव ने सरस डेयरी के दूध में मिलावट का मामले से प्रश्न उठाया। इस पर डेयरी मंत्री सैनी के जवाब से असंतुष्ट विधायकों ने प्रश्न की झड़ी लगा दी। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने पूरक प्रश्नों के जरिए ये जानना चाहा कि अब तक उनके मंत्री बनने के बाद दूध में मिलावट के कितने मामले सामने आए हैं। इस पर डेयरी मंत्री प्रभुलाल ने सदन को आश्वस्त किया कि दूध में मिलावट सामाजिक अपराध है, इसे रोकने को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। उधर सरस दूध में मिलावट के मामले पर कांग्रेस के रमेश मीणा ने भी पूरक सवाल कर मंत्री को घेरने का प्रयास किया। मीणा ने कहा कि मिलावट करने वाली चूरू जिले की डेयरी समितियों पर ही कार्रवाई की गई है, जबकि कुछ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर डेयरी मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि सरस डेयरी के पास वर्ल्ड क्लास उपकरण हैं, जिनसे मिलावट का आसानी से पता लगाया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग और आरपीएमटी परीक्षाओं में अनियमितता का मामला गुरुवार को सदन में गूंजा। पर्ची के जरिए एनपीपी विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के उल्लेख के बाद चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आरपीएमटी मामले पर वक्तव्य दिया। वहीं आरपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियां उजागर होने के मामले में सरकार की तरफ से वक्तव्य देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि वे इस मामले में सदन की भावना से पूरी तरह सहमत है, लेकिन साथ ही उन्होंने आरपीएससी अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई करने में असक्षम नहीं होने की बात कहते हुए अपनी मजबूरी गिनाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर एबीवीपी ने विरोध जताया। एबीवीपी की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के विरोध में नारेबाजी का पुतला फूंका। परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आयोग अध्यक्ष पर परीक्षा की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया और इसके लिए जिम्मेदार आयोग अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की। तरह से इन दिनों के अंदर जो आरपीएससी जो राजस्थान में जो एग्जाम करती है, सिविल एग्जाम कराती है, उसकी जो गोपनीयता है, उसके ऊपर जो विश्वास उठा है, जो इसकी विश्वसनीयता है, उसको जिस प्रकार से खोया गया है, उसी को लेकर आज राजस्थान के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे राज्य स्तर के ऊपर आरपीएससी एग्जाम को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और आरपीएससी संस्था का आयोग का पुतला फूंका जा रहा है। जिस तरह से इस आयोग ने अभ्यर्थियों का पैसा ठगा है, पैसे के साथ साथ जिस तरह से उनका समय बर्बाद हुआ है, उस समय की भरपाई कौन करेगा,
इस तरह से कई सारी समस्या, उन सभी को लेकर आज हमने ये पुतला फेंका है और पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी इकाइयों ने आज पुतला फेंका है। अभी तो वर्तमान में जो आज जो प्रदर्शन हुआ है तो 2-4 दिन तक और चलेगा, क्योंकि तहसील इकाइयों तक भी ये प्रदर्शन जाएगा हमारा। उसके बाद में एक प्रदेश स्तर पर एक हमारी जो मीटिंग जो कमेटी होती है वो बैठेगी और जो उसमें निर्णय होगा वो सीबीआई से कराना चाहते हैं या मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहती है, उनसे निष्पक्ष जांच कराने की मांग करती है, वो बाद में तय होगा। लेकिन ये तय है 4-5 दिन तक तहसील इकाइयों तक पहुंचेगा प्रदर्शन, क्योंकि ये ग्राम इकाई तक ये प्रदर्शन जान की है कि आरपीएससी ने क्या करा है, इसकी गोपनीयता थी उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है और जिस तरह से विद्यार्थियों का पैसा समझ ठगा है उस तरह से उसकी भरपाई कैसे होगी, वो पूरी चीज़ पहुंचनी चाहिए। ये जो बार एग्जाम ये रद्द कर रहे हैं, इससे स्टूडेंट एक लेवल पे हम प्रिपरेशन करते हैं, एक जो गैप लगता है उसके बाद और कॉम्पिटिटर भी तो आ जाते हैं ना, तो 1 साल बाद वाले वो एग्जाम 6 महीने बाद होती है, तो हमारे पीछे जूनियर्स होते हैं वो हमारे कंपटीशन में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं एक हमारा जो स्टडी का बैलेंस रहता है वो ख़राब हो जाते हैं और एक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा डिक्रीज होता है। परीक्षा अभी कॉमर्स की परीक्षा ये 1 महीने में दोबारा कर रहे हैं। हमारा यही डिमांड है कि अब आरपीएससी आगे जो भी एग्जाम दे उसमें इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स बार सफर ना करें इन सब। बजट में राज्य सरकार ने हस्त कलाकारों द्वारा निर्मित 1000 रुपए से ज्यादा की कीमत पर 5% वैट लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसके विरोध में आज उद्योग मैदान में काफी संख्या में हस्तशिल्पकारों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया। हस्तशिल्पकारों का कहना है कि बजट में वैट लगाया है जिसमें हस्तकारों के परिवारों पर रोजगार का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक वर्ष में करीब 6 माह ही हमारा रोजगार चलता है और 6 माह तक बैठे रहते हैं, जिससे कि परिवार का पालन पोषण करने में काफी समस्या पैदा हो जाएगी। हस्तशिल्पकारों ने मांग की है कि अगर वैट नहीं हटाया गया तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा। आज हम सभी लोग यहाँ इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं कि अभी जो वर्तमान में बजट पारित हुआ है उसमें अपने राज्य सरकार ने 5% टैक्स हस्तशिल्प पे लगा दिया है और ये 5% टैक्स हस्तशिल्पियों के लिए इतना भारी है कि एक हस्तशिल्पी अपनी सारे दिन की मजदूरी करके भी उस 5% टैक्स को चुकता नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो हस्तशिल्पी है वो केवल 6 महीने कार्य करके साल भर अपने परिवार का गुजारा करता है और उस 6 महीने की मेहनत से वो साल भर अपने बाल बच्चों को पालता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब उस पर भी अगर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, इंस्पेक्टर राज लागू करती है, तो ये हम सब लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यहाँ के झोटवाड़ा की शिल्प कॉलोनी में रहता हूँ कि जो शिल्प कॉलोनी आज पूरे विश्व में विख्यात है अपने हस्तशिल्प के लिए, जहाँ की तकरीबन 5000 कारीगर हमारा यही कार्य करते रहे हैं। राजस्थान में कितने कारीगर? राजस्थान में 30 से 40 हजार परिवार इसी कार्य पे आश्रित है। टैक्स से हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है कि हमारे 250 रुपए कमाई होती है दिन भर में, और दिन भर की 250 रुपए कमाई में से हम अगर हमारा वेट लगा के देंगे तो हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे। वैसे भी हमारे अभी उम्र तो हो गई है, हम मजबूरी में जाए कहाँ, किसके पास जाए मजदूरी करने, हमारे को बेलदारी भी करने की हिम्मत नहीं है हमारी। तो अब उम्र ऐसी हो गई कि हम कहाँ जाएंगे, इसलिए हमारे को ये मजदूरी की इस वेट को हटाया जाए और हमारे को चिंता मुक्त किया जाए ताकि इस हमारे काम में लगे। कितने महीने काम करते हैं? मेरे साल में 8 महीने काम होते हैं, उसमें से भी कई बार तो ऐसा होता है कि बिजली नहीं है, कभी पानी, कभी किसी चीज़ की परेशानी आ जाती है, कभी काम की परेशानी, कभी रॉ मटेरियल की परेशानी, बहुत सी परेशानियां चलती रहती है। उसके चलते भी ये वेट हो रहा है, तो इसकी बहुत बड़ी परेशानी होगी हमारे मजदूरों को लिए। तो ये हमारे बिल्डिंग में काम करने वाला एक बेलदार जो 250-300 रुपये 500 रुपये तो कमा लेता है, मगर हम ये हस्तकला दिखाते हुए भी हम 250 रुपये पर डे के नहीं कमा पाते। हमारे पर वैट लगाया गया है 5%, जो कि 20 साल से लगा हुआ नहीं था। आज हमारे सारे जयपुर के हस्तकला भाई इकट्ठे हुए हैं अपना क्या कहते हैं अपना संगठन दिखाने के लिए कि ऑलरेडी ये बिजनेस जो है हमारा जो हस्तकला का वो मंदी के दौर से गुजर रहा है और हम लोग जो कारीगर भाई हैं सारे अनरजिस्टर्ड लोग हैं, हम थोड़ा सा व्यापार करते हैं और हमारे जैसे 1000 रुपये की आइटम पे टैक्स लगाया गया है, उसमें 100 रुपये का खाली कच्चा माल होता है और 900 रुपये की हमारी मजदूरी होती है। जो ये 5% का टैक्स लगाया गया है, ये एक प्रकार से हमारे मजदूरों पे इनकम टैक्स लगाया गया है। हम लोग इतनी मेहनत से करके जो 4 महीने हमारा बिजनेस चलता है और 8 महीने हम खाली बैठे रहते हैं क्योंकि गर्मी के अंदर कोई टूरिस्ट नहीं आता है, उस पर हमारे सब पे कठोराघात हो रहा है हमारे अधिकारों पे। अगर 5% हमारे पे वैट नहीं हटाया गया तो ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और जब तक ये टैक्स नहीं हटेगा तब तक हम लोग
वो अपने व्यापार को छोड़ के प्रदर्शन पे आएंगे और पीछे हटने वाले हम बिल्कुल नहीं हैं। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के बैनर तले आज सुबह विद्युत भवन परिसर में कर्मचारियों ने विद्युत विभाग को पीपीपी मॉडल व विनिवेश के माध्यम से विद्युत नियमों का निजीकरण करने के विरोध में प्रदर्शन किया। महासंघ के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि भाजपा सरकार विद्युत निगम में पीपीपी मॉडल व विनिवेश के माध्यम से विद्युत तंत्र को छिन्न भिन्न करना चाहती है। विद्युत मंडल का विभाजन भी विद्युत में बढ़ते घाटे को कम करने व अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति के नाम पर किया गया, लेकिन हुआ उल्टा। विद्युत घाटा 7,046 करोड़ से बढ़कर 7,700 करोड़ हो गया है, जो यह दर्शाता है कि विद्युत निगमों का घाटा सरकार व प्रशासन के अदूरदर्शी व अव्यवहारिक निर्णयों की वजह से है। वह विद्युत के क्षेत्र में पीपीपी मॉडल व विनिवेश को किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं मानता है और इसी को लेकर आने वाली 25 जुलाई को विधानसभा पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के कर्मचारी भाग लेंगे। आज ये कार्यक्रम जो आपके सामने स्पोर्ट्स में हो रहा है वो हम इसलिए कहें कि राज्य सरकार ने, जब राज्य सरकार बनी थी, परिवर्तन आया था, तो लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई सुखद क्षण आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जब से 8 महीने से राज्य सरकार आई है, इसने कुछ ऐसे नीतियों का निर्माण किया है या करने जा रही है, जैसे लेबर लॉज है। लेबर लॉज के अंदर इन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा है, अभी केंद्र को भेजा है कि पहले जब 10% के ऊपर ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो जाती थी, अब उनको 30% होना पड़ेगा। पहले एक किसी भी उद्योग को, इंडस्ट्री को बंद करने के लिए 100 वर्कर होते थे, वो बिना राज्य सरकार की अनुमति के बंद कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उसको परिवर्तन करके अब 300 जहां कर्मचारी, वहां तक भी उस फैक्ट्री मालिक को, इंडस्ट्री वाले को राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में 4000 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो इससे बाहर हो जाएंगी और लाखों की संख्या के अंदर जो मजदूर है वो उनके रहमो करम पे हो जाएगा। जब वो उद्योगपति चाहेगा उनको नौकरी पे रखेगा, तब चाहेगा जो उस फैक्ट्री को बंद करके चला जाएगा। एक बिंदु। दूसरा बिंदु यह है जो कि विद्युत विभाग है, परिवहन है, जलदाय है, ये सारे के सारे जो राज्य के उपक्रम थे, ये दल जनता के कल्याण के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, जनता के उसके सुख के लिए किए गए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो एक सुराज देने वाली सरकार का नारा देकर के, अच्छे दिन लाने वाले नारा देकर के सरकार ने एक तरफ तो क्या कि विद्युत के अंदर पीपीपी मॉडल ला करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल यहाँ ये लागू करना चाह रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 2000 के अंदर भी हमने पूरे राजस्थान में अलग जगाया था कि यदि विद्युत बोर्ड का विभाजन होगा तो बहुत दुर्गति होगी, दुर्दिन देखने को मिलेंगे, और वो आज सबके सामने। उस टाइम पर भी हमने अशोक गहलोत को, चंद्रभान जी को बात कही थी कि जो आप करने जा रहे हैं आत्मघाती कदम है। आज आपको ये पता है कि जो ये प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन का कारण है कि जो सरकार ने कर्मचारियों के विरोध में गलत निर्णय लिए हैं, पीपीपी मॉडल लागू करने की बात कर रही है, विनिवेश की बात कर रही है, इन और जो कर्मचारी विरोधी कानूनों का निर्माण सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हम उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले समय में 25 तारीख को हम लोग विधानसभा पर प्रदर्शन करेंगे। आज का ये तो केवल क्योंकि विद्युत से संबंधित मसला भी है, विद्युत के अंदर भी ये सब होने जा रहा है, विनिवेश भी हो रहा है, पीपीपी मॉडल भी लागू हो रहा है, और लाइनें वगैरह भी सब प्राइवेट तौर पर बनाई जाएगी। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और भविष्य के अंदर 25 तारीख को हम भारी विरोध भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर सभी राजस्थान से लोग आने वाले हैं और लगभग 40 से 50 हजार मजदूर उसके अंदर भाग लेगा। और आपको पता है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं उसमें पहले भी हमारे बिजली बोर्ड का जब विखंडन किया था तो इनने कहा था किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं होगा, अच्छी बिजली देंगे, लेकिन उसके बाद 7,000 की बजाय 77,000 करोड़ का घाटा हो गया। 5400 करोड़ रुपया रोज हर महीने का, हर वर्ष का घाटा इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसकी वजह से ये आगे आने वाले समय के अंदर भी विद्युत की स्थिति बिगड़ जाएगी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है। स्टैच्यू सर्किल के उद्योग मैदान में अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर शिक्षक अभी भी धरने पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत 4,500 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2014 को समाप्त कर दी है। ये तमाम शिक्षक पिछले 13 साल से इन स्कूलों में पढ़ा रहे थे। कंप्यूटर शिक्षकों का कहना है कि सरकार एक तरफ तो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की
बात कर दी है। वहीं डिग्री डिप्लोमा अधिकारी कंप्यूटर शिक्षकों को बाहर करके मात्र 12 दिन का प्रशिक्षण देकर गणित विज्ञान के शिक्षकों द्वारा कंप्यूटर शिक्षा देने की योजना बनाई गई है, जो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों की एक ही मांग है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर समानता का अधिकार देते हुए एक सोसाइटी बनाकर इन सभी को समायोजित किया जाए। कंप्यूटर शिक्षकों ने पहले सिविल लाइंस तक दंडवत रैली निकाली और बुधवार को विधानसभा तक रैली निकालकर प्रदर्शन भी किया था। हम 37 दिन से सारे राजस्थान के सभी कंप्यूटर शिक्षक उद्योग मैदान में बैठे हुए हैं। 7 तारीख को हमारी बहनों ने दंडवत करते हुए सिविल लाइन CM हाउस गई। वहाँ जाने के बाद जो बीमार हो गई, हॉस्पिटल एडमिट हुई, उसके बावजूद भी सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। कल हमने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया, उद्योग मैदान से विधानसभा तक रैली के रूप में गए, वहाँ हमने प्रदर्शन भी किया। विधानसभा में हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलाने के लिए ले गए, पर हमारी मांग पर उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। इससे हम परेशान भी हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। और अब सरकार यदि हमारी मांग नहीं मानती है तो हम कल और नया कोई प्रदर्शन करेंगे। और इसके बावजूद हमने लक्ष्य ले लिया है कि जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक हम यहाँ धरना जारी रखेंगे, और कोई उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा तो उसको भी करेंगे, पर हमारी मांग मनवा करके ही यहाँ से उठेंगे। हम राजस्थान में 4,500 कंप्यूटर शिक्षक हैं, जिनको 30 अप्रैल से हटा दिया गया है। और हमारी जगह 1 जुलाई से गणित और विज्ञान के जो टीचर हैं उनको अतिरिक्त मानदेय दे करके उनसे पढ़वाया जा रहा है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि हमें बेरोजगार नहीं करके जो सरकार के ऊपर वित्तीय भार आ रहा है अतिरिक्त मानदेय देने का, वो हमें दे करके हमें रोजगार उपलब्ध कराएं, क्योंकि हमारे पास डिग्री डिप्लोमा है। जबकि उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर सब्जेक्ट में नहीं है, उनके सब्जेक्ट में उन्होंने BEd कर रखी है, पर वो सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते हो। छात्रों पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि छात्रों को जो हम नॉलेज दे रहे थे, हमारे को अनुभव था, आज यदि गणित और विज्ञान के टीचर्स को 9th और 10th का सिलेबस उनके सामने रख दिया जाए तो उस सिलेबस को कंटिन्यू उसको पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि इतना हार्ड सिलेबस जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया था उसको हमने पढ़ा रहे। तो हमारे पास अनुभव और डिग्री है, क्योंकि हमारे जो नॉर्म्स थे जब हमें स्कूलों में लगाया गया था उसमें था कि कम से कम स्नातक और 1 वर्ष का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। तो आज डिग्री डिप्लोमा धारी को हटा करके गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत विद्यार्थी मित्र शिक्षक अपनी मांगों को लेकर उद्योग मैदान में धरने पर बैठे हुए। वहीं इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि विद्यार्थी मित्र संघ ने 2 बार विधानसभा पर प्रदर्शन भी किया और अपनी मांगों को लेकर धरना भी जारी है। उनका यह भी कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लगातार यहाँ पर 11 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। विधानसभा पर हमने लगातार 2 प्रोग्राम कर दिए, विधानसभा का घेराव कर दिया। लगातार हमें आश्वासन दिया जा रहा है, चुनावी घोषणा पत्र के अंदर हमें स्थायीकरण का वादा किया गया था, उस वादे को पूरा नहीं किया गया। और हमें जो रोजगार हमारा लगातार चल रहा था उसको भी छीन लिया गया। और ये सरकार 15 लाख रोजगार देने की बात कर रही है, इसमें कहीं भी कोई सच्चाई हमें नजर नहीं आ रही। अगर इन मांगों को लेकर के विद्यार्थी मित्र को समायोजन और स्थायीकरण की मांग को लेकर के सरकार ने जल्द ही आज की तारीख के अंदर कोई कदम नहीं उठाया तो ये शांतिपूर्ण जो महापड़ाव जो धरना जो चल रहा है उसको हम सड़कों पर लेकर जाएंगे और सरकार से टकराने की पूरी हमारी मंशा रहेगी कि सरकार से टकरा कर इस समस्या का समाधान किया जाए। स्कूल हो या कॉलेज, उनमें शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही नव आगंतुकों का तिलक लगाकर सीनियर विद्यार्थियों ने स्वागत किया। महेश नगर स्थित डॉक्टर अंबेडकर PG महाविद्यालय में आज कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर BC वर्मा के सानिध्य में स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नव आगंतुकों का तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नीतू जयमन सहित महाविद्यालय के व्याख्याता भी मौजूद थे। कॉलेज निदेशक डॉक्टर BC वर्मा ने बताया कि कॉलेज का संचालन कई सालों से चल रहा है तथा यहाँ विद्यार्थी अव्वल रहते हैं और अनुशासन के साथ पढ़ाई करते हैं एवं सभी विषयों की शिक्षा भी दी जाती है। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर PG कॉलेज का सत्र का प्रथम दिन है। आज यहाँ पुराने छात्र छात्राओं ने नव आगंतुक विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया, उन्हें लड्डू खिलाए और आज से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सत्र का कार्यक्रम टाइम टेबल दे दिया गया है इनको और सभी लेक्चर्स को बुला लिया गया है, सभी को कार्यक्रम समझा दिए हैं। पूरे सत्र के सभी बच्चों ने हर्ष उल्लास से आज कॉलेज ज्वाइन करा, खुशियाँ मनाई और तय कि हम नियमित रूप से आएंगे
और पढ़ाई करें। हमारे यहाँ नव सत्र प्रारंभ हुआ है, जहाँ हमने नवीन जो बच्चों ने प्रवेश लिया है उनका स्वागत किया है। सीनियर्स स्टूडेंट ने, फैकल्टी ने और पूरे मैनेजमेंट ने। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे पूरे अनुशासन के साथ रहते हुए पूरे सत्र में पूरी पढ़ाई करें और अच्छा यूनिवर्सिटी के अंदर परिणाम लेके आए, ताकि इस कॉलेज का उच्च से उच्च नाम उज्जवल हो सके। राजधानी में नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए ऐंठने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला शहर के जालूपुरा थाना इलाके में सामने आया है। जालूपुरा के मोतीलाल अटल रोड के रहने वाले सौरभ नाम के पीड़ित शख्स ने शहजाद मिर्जा और देवेंद्र त्यागी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित के मुताबिक अभियुक्तों ने उसे भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर के पद पर नौकरी दिलाने का वादा किया। इसके लिए आरोपी उसे नई दिल्ली स्थित रेलवे भवन पर भी ले गए। मोटी तनख्वाह पर सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपियों ने सौरभ से 2 लाख रुपए ले लिए, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद सौरभ की न तो नौकरी लगी बल्कि 2 लाख रुपए की रकम भी नहीं लौटाई। पीड़ित सौरभ की रिपोर्ट पर जालूपुरा थाने ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इसमें सौरभ कुमार सिंह है, उसने मुकदमा दर्ज कराया थाने में जरिए इस्तिगा सा कि भाई मेरे मौसा जी यहाँ रहते हैं लालपुरा कॉलोनी में, उनका शोरूम है वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठा था तो मेरे को एक आदमी मिला जिसने मेरे को बताया कि मैं आपको रेलवे में टिकट कलेक्टर के पद पे लगवा दूँगा। तो मैं उसकी बातों में झांसे में आ गया और उसके साथ दिल्ली चला गया। उसने मेरे से 1 लाख रुपए ले लिए दिल्ली में, और उसके बाद मेरे को फर्जी वेबसाइट पे अपने नंबर दिखवाए। तो मैं उनकी बातों में मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे को पास करवा दिया उसने। उसके बाद मेरे को आगरा ले गए। आगरा मेरे मेडिकल के बहाने 2 लाख रुपए लिए, और उसके बाद उन्होंने एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर जारी करवाया। जब मैं ज्वाइनिंग लेटर के बारे में 7 दिन का टाइम दिया मेरे को, जब मैंने जानकारी की तो पता चला कि ये सब मामला फर्जी है, और उसके बाद उनके मोबाइल नंबर भी बंद आ रहे हैं। उनके बाद मेरे से कोई संपर्क नहीं है। राजधानी जयपुर के पुलिस लाइन स्थित बैरक नंबर 4 भर भराकर धराशायी हो गई, जिससे एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप में घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने मलबे के अंदर दबे हेड कांस्टेबल को बाहर निकाला। जानकारी में सामने आया है करीब 15 दिन पहले ही इस बैरक को बारिश के मौसम में ढहने की वजह से खाली करवाया था, लेकिन आज दोपहर में बारिश के दौरान पूरी इमारत धराशायी हो गई। जिस वक्त बिल्डिंग गिरी उस वक्त नीचे के एक कमरे में जगमोहन नामक हेड कांस्टेबल था। जगमोहन की मलबे में दबने की आवाज सुनकर पुलिस कर्मियों ने सिविल डिफेंस की टीम के सहयोग से उसे बाहर निकालकर उसे एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। ये घंटा भर पहले की बात है। अभी जो बारिश हुई थी उसमें डेमोलिश बिल्डिंग है, इसमें कोई रहता नहीं है, बिल्कुल खाली थी। और एक आदमी कभी कभी इसमें अपना है हवलदार मेजर कभी कभी आता है, वो उसी समय कोठड़ी खोल के आया ही था और उसी समय अकस्मात ये बारिश की वजह से गिर गई, क्योंकि डेमोलिश बिल्डिंग है ये पीडब्ल्यूडी पहले इसको डेमोलिश डिक्लेयर कर रखी है। लालकोटी थाना इलाके में बीती रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतक की शिनाख्त विक्रम सिंह शेखावत के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार बीती रात करीब 10:30 बजे सांगानेरी गेट के पास जीएम सिनेमा के सामने एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। बाइक फिसलने से उसका हैंडल बाइक सवार विक्रम सिंह के पेट में घुस गया और बेहोश हो गया। पास ही में खड़ी लालकोठी की चेतक ने उसे तुरंत एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक विक्रम सिंह शेखावत के पिता आरएसी बटालियन में कार्यरत है और घाटगेट स्थित क्वार्टर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। मृतक विक्रम सिंह शेखावत भी उसके साथ वहीं रहता था। पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है और सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। राजस्थान सरकार और देवस्थान विभाग की ओर से झारखंड महादेव में अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने भगवान भोले की पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। प्रदेश में बारिश की कामना को लेकर 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग चीजों से अभिषेक करवाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की तरफ से आज प्रदेश में खुशहाली, समृद्धि, शांति और सबका सौहार्द इस विषय को लेकर के और अच्छी बरसात हो, इस कामना को लेकर के रुद्राभिषेक की शुरुआत की गई। ये कार्यक्रम 3 दिन चलेगा, परसों पूर्णाहुति होगी। हम जानते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे समाज में एक विषय है कि बार बार हम मानते हैं कि इष्ट देवों की पूजा करने से, अपने देवी देवताओं की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। राजस्थान की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, अच्छी बरसात के लिए हमने आज यहाँ
झारखंड महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है। यह इसका मुझे लगता है इसके अच्छे परिणाम आएंगे, ईश्वर प्रसन्न होंगे और राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश के नाते से आगे बढ़ेगा, ऐसे विश्वास है। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों के जाने का सिलसिला जारी है। वहीं गुरुवार को भी बसों द्वारा श्री गणेश मंदिर से भक्त रवाना हुए, जिसमें करीब 225 भक्तों का जत्था रवाना हुआ। मोती डूंगरी मंदिर से पुजारी पुरुषोत्तम भारती के सानिध्य में विधि विधान से गणपति की पूजा अर्चना कर यात्रियों को रवाना किया गया। हर भक्त मंडल के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये छठी अमरनाथ यात्रा आज यहाँ मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर से प्रारंभ हो रही है। इससे पूर्व भक्तजनों ने बड़ी चौपड़ स्थित लक्ष्मीनारायण जी के दर्शन करके सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ से ये पदयात्रा रवाना होकर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अमरनाथ धाम पहुँचेगी। वहाँ सभी लोग बाबा के दर्शन करेंगे। सावन की शुरुआत के साथ ही मानसून की भी शुरुआत दिखाई देने लगी। 50 डिग्री तापमान ने लोगों का जहां हाल बेहाल हो रहा था, वहां अब लोगों ने बारिश होने से राहत की सांस ली है। शहर में गुरुवार को सुबह से ही बादलों ने आकाश में डेरा डाल रखा था तथा दोपहर में इंद्रदेव मेहरबान हुए और बारिश से राहत दी। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सांवरलाल जाट को लेकर गुरुवार को भी हुआ हंगामा, प्रतिपक्ष ने सदन में की नारेबाजी। आरपीएससी की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर हुआ प्रदर्शन, एबीवीपी के छात्रों ने पुतला फूंक जताया विरोध। और लंबे इंतजार के बाद बरसे मेघराज, सड़कें हुई तरबतर तो गर्मी से भी मिली निजात। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।